कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नए इशू पर, जिसमें हम ये बताएंगे कि नॉर्मली तो कोई भी आदमी अपने काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे के काम के लिए नहीं होता। पर समाज में आजकल हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें दूसरा व्यक्ति आपके काम के लिए लायबल होगा। ये आपको बड़ा अटपटा सा लग सकता है, किंतु जब मैं बात करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बहुत सारे काम सीधे सीधे उस पार्टी से कांटेक्ट न करके उनके एजेंट्स से कांटेक्ट करते हैं। अब आप समझ सकेंगे। जैसे इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एजेंट के ही संपर्क में आते हैं। एजेंट ही आपको सारी चीज़ें बताता है, एजेंट ही आपसे फॉर्म भरवाता है, सिग्नेचर लेता है, चेक लेता है और आपको पॉलिसी आकर देता है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है और एजेंट जो है वो उसके बिहाफ पे काम करता है। और इन एनी केस एजेंट कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस की होती है। अब ये लायबिलिटीज किस किस तरह की होती हैं, इसको हमने 3 तरह से हम देखेंगे। पहला है प्रिंसिपल लायबल होगा अपने एजेंट के काम के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया इंश्योरेंस का। हम बहुत सारे और उदाहरण भी आपको देंगे। दूसरी लायबिलिटी होती है 2 पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप डील करते हैं और पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, तो उसमें दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, हर चीज़ को शेयर करते हैं। उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज होती है कि जो भी कुछ होगा वो इन दोनों का इकट्ठा होगा। इसलिए पार्टनर्स भी एक दूसरे की काम के लिए, गलती के लिए, नुकसान के लिए लायबल होते हैं। अब एक पार्टनर यदि कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किसी से डील करता है और उस डीलिंग में उनको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस होता है, तो जैसे प्रॉफिट शेयर होता है उसी तरह से लॉस भी शेयर होता है। ये पार्टनर्स की लायबिलिटी कही जाएगी। और तीसरी लायबिलिटी है मास्टर इज लायबल फॉर सर्वेंट्स एक्ट। अगर आप कोई सर्वेंट रखते हैं बाकायदा एग्रीमेंट के तहत और बाकायदा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का, तो उसमें आपका सर्वेंट भी यदि कोई गलती करता है, कोई नुकसान करता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मास्टर पर होगी। जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं कि आपका एक ड्राइवर है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर से कुछ गलती हो गई और उसमें कंपनसेशन देनी पड़ी, तो उसकी लायबिलिटी जो होगी मास्टर की होगी, सर्वेंट की नहीं होगी। हम इसको डिटेल में आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे लायबिलिटी तय होती है, किंतु लायबिलिटी होती है। माने आप अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हो, अमूमन तो यही बात मानी जाती है। किसी अपने रॉन्ग्स के लिए आप ही जिम्मेदार हो, किंतु इन परिस्थितियों में आप दूसरे के रॉन्ग्स के लिए भी लायबल होते हो। ये देश का कानून है। अब हम चलते हैं कि कैसे कैसे ये काम करती हैं चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस के एजेंट ने आपसे चेक लिया, फॉर्म भरवाया, चेक उससे खो गया, आपकी पॉलिसी नहीं बनी। कल को कुछ ऐसी बात हुई कि आपको पॉलिसी के लिए क्लेम करना पड़ा और ये पता चला कि वो तो चेक खो गया था, पर आपके पास प्रपोजल फॉर्म है, ड्यूली साइंड, और आपने चेक दे दिया है। अब बात यह है कि चेक आपका डिसऑनर नहीं हुआ, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, आपके हिसाब से पॉलिसी हो जानी चाहिए थी। पॉलिसी आपको नहीं मिली, वो कोई बात नहीं, किंतु पॉलिसी होनी चाहिए थी। यहाँ पर एजेंट की गलती के वजह से आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल को लायबल बना सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं कि मैंने चेक दे दिया, आपने भुनाया कि नहीं भुनाया, आपसे चेक खो गया, या आपने चेक बहुत दिन तक रखे रखा और उसको बैंक में डाला ही नहीं रियलाइज़ करने के लिए, तब भी आपका कोई दोष नहीं है। रास्ते में मिसप्लेस हो गया तो भी आपका दोष नहीं है। बात यह है कि पेमेंट आपके बैंक से नहीं गई, इन दैट केस ऑल्सो आपकी तरफ से चेक चला गया है, यहाँ भी लायबल होगा। दूसरा, आपने पेमेंट कर दी है और उसमें भी
प्रीमियम चला गया है, पॉलिसी बन गई है, पर एजेंट ने कुछ आपको नहीं बताया या कोई चीज़ें गलत बताई, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, अगर आप इस पर भी अपना आर्गूमेंट्स करेंगे तो भी एजेंट लायबल होगा। मीनिंग देयर बाय कोई भी एक्ट आपका एजेंट करके जाता है आपके साथ, और इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे वो जो भी कुछ सूचना देता है, वट एवर इंश्योरेंस कंपनी एजेंट सेज टू यू, टेल्स यू, बताता है, इन्फॉर्म करता है, और जिसके आधार पर आप उस प्रपोजल को साइन करते हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये मानी जाएगी कि इंश्योरेंस कंपनी ही आपको दे रही है, उनका एजेंट दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो हो गई इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी। अब कई केसेस ऐसे भी आए हैं कंज्यूमर कोर्ट के सामने जिसमें पार्टीज के बीच में ये तय हुआ, इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये तय हुआ कि इंश्योर्ड आदमी की सैलरी से एम्प्लॉयर से ही जो प्रीमियम की राशि होगी पर मंथ या वटएवर, वो एम्प्लॉयर के थ्रू ही इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी। इसमें डिस्प्यूट ये हुआ था कि अगर कभी एम्प्लॉयर कोई किस्त नहीं देता है और इस बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम करना पड़े और इंश्योरेंस कंपनी ये कहे कि आपके पिछले 3 महीने की कोई प्रीमियम की किस्त आई ही नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा। एक बहुत लंबा केस चला था इसमें ये कहा था कि जानना ये है कि एम्प्लॉयर जो था किसका एजेंट था, किसके कहने से एजेंट बना, ये किसका अरेंजमेंट था। एक्चुअली इस केस में ये पाया गया कि इंश्योरेंस कंपनी का ये अरेंजमेंट था कि हम प्रीमियम एम्प्लॉयर से ले लेंगे। एम्प्लॉयर से उनको चली जाती थी, पर कभी अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दी तो एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय का, उस इंश्योर्ड आदमी का एजेंट नहीं माना गया, वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट माना गया। इन दैट केस जो इंश्योर्ड पर्सन था उसका दावा निरस्त नहीं किया जा सकता था और नहीं किया जा सका, क्योंकि कोर्ट ने इंश्योर्ड के फेवर में ऑर्डर किया था कि यहाँ देखने की बात यह है सारे दस्तावेजों से, सारे टर्म्स कंडीशन से, और किसने प्रपोजल दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि हम ये अरेंजमेंट कर लेते हैं कि आपके एम्प्लॉयर से हम ले लेंगे, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए एम्प्लॉयर को, बट एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉय के प्रति नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी ने ही ये अरेंजमेंट किया था। अगर इंश्योरेंस कंपनी का वो एजेंट बना एम्प्लॉयर, तो उसकी जिम्मेदारी भी इंश्योरेंस कंपनी की हुई। एक बड़ा विचित्र केस था और ये बहुत लंबा चला और इसमें फैसला ये हुआ था। अब एयरलाइंस में आप टिकट्स बुक कराते हैं तो अगर टिकट कैंसिल करवाते हैं तो उसका पैसा भी आपको एजेंट के थ्रू आता है, ये एक अलग बात है। किंतु कोई भी गलती हो जाने से, मान लीजिए एजेंट ने आपको बताया नहीं कि फ़्लाइट लेट है या फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, या कोई भी ऐसी सूचना कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, ऐसी कोई भी बात यदि एजेंट ने नहीं बताई है तो वो एजेंट की जिम्मेदारी भी एयरलाइंस की ही होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एजेंट बीच में होता है और एजेंट ही इन्फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर यदि वो नहीं करता है या आपका मान लीजिए रिफंड भी नहीं दिलवाता है तो आपको तो एयरलाइन से रिफंड मिलेगा। अगर एजेंट से कोई गलती हो गई है और एजेंट की गलती की वजह से आपको कोई डिले हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एयरलाइन की होगी। फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। अब आप कई बार फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए भी आपके पास एजेंट होते हैं, एजेंट के थ्रू ही आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। इसमें भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए। मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस की बात बताना चाहती हूँ। यूनिट ट्रस्ट का एक केस था बहुत पहले, सालों पहले, लगभग 2005 का ये केस है। उसमें क्या हुआ था, यूनिट ट्रस्ट ने सारे जितने भी मेचोरिटी के चेक थे बाय पोस्ट भेजी थी, फ्रॉडुलेंटली किसी ने उड़ा ली और उसमें किसी भी क्लाइंट को उनकी फिक्स डिपॉजिट के मेच्योर्ड वैल्यू के पैसे नहीं मिले, चेक्स नहीं मिले। अब इसमें ये केस बड़ा लंबा चला था कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होगा या यूनिट ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल होगी। जितनी भी टर्म्स कंडीशंस खंगाली गई, चेक की गई, उसमें सब ने, 2 लोगों को छोड़कर सब लोगों ने अपनी कंसेंट दी थी कि हमारी जो मेच्योरिटी वैल्यू है चेक के माध्यम से
हमारे पोस्ट ऑफिस में के थ्रू हमें भेज दी जाए। ये कंसेंट थी सब लोगों की कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही हमको हमारे मैच्योरिटी के चेक मिल जाने चाहिए। इतना लंबा केस चला। यूनिट ट्रस्ट ने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस, अब बात ये थी पोस्ट ऑफिस किसका एजेंट है। पोस्ट ऑफिस किसका एजेंट बना? पोस्ट ऑफिस सारे उन फिक्स्ड डिपॉजिटर्स का एजेंट निकला, दो को छोड़कर। दो लोगों ने कहा था कि हम दूसरे माध्यम से लेंगे, तो इसमें फ्रॉड का केस चला। बाद में वो क्रिमिनल केस निकला, उसको पकड़ा गया, जो भी हुआ वो एक अलग बात है। किंतु यहाँ पर जब लाइबिलिटी तय करनी थी तो किसकी लाइबिलिटी बनती है? यूनिट ट्रस्ट की या डिपॉजिटर्स की? तो डिपॉजिटर्स वर फाउंड कि उन्होंने कंसेंट दी थी, इसलिए पोस्ट ऑफिस जो था उन्हीं का एजेंट था। अगर पोस्ट ऑफिस की कोई गलती हुई है, पोस्ट ऑफिस से कोई मिस्टेक हुई है और पोस्ट ऑफिस की मिस्टेक से उनको अगर मैच्योरिटी के चेक नहीं मिले तो यूनिट ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने चेक भेज दिए थे, दैट वाज ऑन रिकॉर्ड। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं और इसमें आपको जानकारी मिलती है कि किस तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल बनता है। अब पार्टनर्स की लाइबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि जनरल जो टर्म्स होती हैं उनमें ये क्लियर होता है। इस सारे पार्टनरशिप टर्म्स, पार्टनरशिप डीड्स जो बनती हैं उनमें यही होता है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब अगला है मास्टर्स फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट। ये जो बात है इसमें मास्टर की गलती न होने पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर को लेनी पड़ती है। चाहे ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर की गलती से हुआ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर की होगी जिसने उसको गाड़ी चलाने के लिए दी थी। इसमें टेस्ट ये करना होता है कि उनका रिलेशनशिप वास्तव में मास्टर और प्रिंसिपल का था या नहीं। तो उसमें देखना ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या था। वो जब भी गाड़ी चला रहा था या जो भी सर्वेंट काम कर रहा था वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपनी जॉब कर रहा था, अपने मास्टर के कहने पे कर रहा था, प्राइवेट काम नहीं कर रहा था और उसी दौरान उससे गलती हुई थी। ये टेस्ट होता है कि अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। किंतु कई बार इसमें ये भी क्लियर नहीं हो पाता कि ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है या मास्टर टू मास्टर, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है या मास्टर प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। एक मारुति उद्योग का केस सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें डीलर और मारुति उद्योग ये दोनों पार्टीज थी। तो पार्टी का कहना था, लिटिगेंट का कहना यह था कि डीलर की गलती के लिए मारुति उद्योग रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि अल्टीमेटली ये सिद्ध हुआ कि ये इनका रिलेशनशिप, डीलर का और मारुति उद्योग का जो रिलेशनशिप है मास्टर टू मास्टर है, मास्टर टू मास्टर का है, मास्टर टू एजेंट का नहीं है। क्योंकि डीलर्स का अपने शोरूम होते हैं, मारुति उद्योग बनाता है, गाड़ी बनाता है, डीलर्स उसको बेचते हैं, तो दोनों का बिजनेस अलग है। डीलर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल मारुति नहीं होगी। किंतु यदि गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है और डीलर उसको बेचता है तो दोनों की ज्वाइंट एंड सिविल लाइबिलिटी तब बन जाती है। किंतु अगर डीलर ही कोई गड़बड़ करता है उसके लिए मारुति उद्योग रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया था। मारुति उद्योग अपनी गाड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल अलग से है। पर डीलर अगर कुछ फ्रॉड करता है, कुछ चीटिंग करता है या क्लाइंट्स को कुछ मिसबिहेव करता है, उसके लिए मारुति उद्योग रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध केस था जिसमें ये सारी बातें तय की गई थी। अब कुछ एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैं। जैसे आपका गाड़ी के एक्सीडेंट की ही बात है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, अगर किसी को थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, चाहे वो इंश्योरेंस ही दे, पर आती मास्टर पर है। ड्राइवर की गाड़ी अगर चला रहा था, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती है, उनके जो एम्प्लॉयज़ भी अगर बस चलाते हैं तो उसमें भी जो होता है तो आपकी लाइबिलिटी, एक तो क्रिमिनल केस तो होता है, वो तो एक अलग बात है, किंतु स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो सिविल लाइबिलिटी होती है वो आपके ट्रांसपोर्ट वालों की ही होती है और उन्हीं को मुआवजा देना पड़ता है।
अब हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की भी बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में है कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर किसी मजदूर को किसी वर्कर को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लाइबिलिटी मास्टर की होती है। डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्टली डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई अंग भंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, किसी मजदूर की कोई दुर्घटना हो जाती है, इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की बनती है। तो यहाँ भी बिना फॉल्ट के भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनेगी। कई बार बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं कि आपने सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था, वो सारी दूसरी बातें हैं, किंतु व्हाटएवर आपका कोई नुकसान, आपका कोई दोष नहीं भी है, मास्टर का कोई दोष नहीं भी है, एम्प्लॉयर ने सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली कर रखी हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रखे हैं, उसके बावजूद भी अगर वर्कर को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी लाइबिलिटी मास्टर की, एम्प्लॉयर की होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा रूल भी जान लीजिए, नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस, कि आप कब और कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के दौरान माने जा सकते हो। मान लीजिए आप घर से ऑफिस के लिए चले, ऑफिस पहुँचे नहीं पर रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, या आप ऑफिस से घर के लिए शाम को वापस चले लौटते वक्त और रास्ते में दुर्घटना हो गई, तो उस दौरान भी जो दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की मानी जाती है। किंतु ये रूल लगाना पड़ता है नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस, कि नोशनल एक्सटेंशन एम्प्लॉयर के प्रेमिसेस की नोशनल एक्सटेंशन कितनी होगी, कहाँ तक होगी। मान लीजिए 1 घंटा लगता है आपका वहाँ पहुँचने के, तो 1 घंटा वो जाने का और 1 घंटा वापसी आने का, तो ये जो इस दौरान में अगर एक्सीडेंट होता है उसको भी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये चर्चा की है कि हर आदमी अपनी गलती के लिए, अपने दोष के लिए लाइबल होता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है, किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं और कुछ कानून ऐसे हैं जब आप दूसरे के दोष के लिए भी लाइबल माने जाते हो। इसको कहते हैं मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी और विकेरियस लाइबिलिटी। इसको विकेरियस लाइबिलिटी कहेंगे, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि जब भी आप डील करते हैं एजेंट्स के साथ, या जब भी आप किसी से डील करते हैं थ्रू समबडी एल्स, तो आपको ये जानना है कि आपको क्या क्या राहत कब कब मिल सकती है और कौन जिम्मेदार होगा, और जिम्मेदारी अगर कोई नहीं लेना चाहता तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। थैंक्स।